नमस्कार साथी, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। शिक्षा मनोविज्ञान के व्याख्यान श्रृंखला के इस 5वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य वस्तुतः लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित होते हैं। हम सामान्यतः लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर जानते हैं। लक्ष्य जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संस्था का या किसी विषय का एक ही होता है। उस लक्ष्य के अनुरूप छोटे-छोटे सोपानों में हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य है शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षार्थी कौन है? अर्थात शैक्षिक परिक्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्रों के विकास परंपरा और उनके कार्य व्यवहार क्रियाकलापों का अध्ययन करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के अनुरूप शिक्षा मनोविज्ञान के छोटे-छोटे कई उद्देश्य भी हैं। इन उद्देश्यों को सोपान क्रम से स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस क्रम में हम यह देख रहे थे कि शिक्षा का उद्देश्य है बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना और मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का अध्ययन करना। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य सामान्य भाषा में होगा कि शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षार्थी का, या सीधे शब्दों में कह लें तो शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करना, जिससे कि उसकी अंतर्निहित विशिष्टताओं के आधार पर उसको अभिप्रेरित किया जा सके और उसके माध्यम से राष्ट्र को एक योग्य नागरिक की प्राप्ति हो सके। इस संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को अपने शब्दों में परिभाषित किए हैं। उदाहरण के लिए, गैरिसन जो है अपने समूह के साथ कार्य करते हुए इन्होंने लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार की भविष्यवाणी और नियंत्रण। इन्होंने बड़े मोटे तौर पर उद्देश्यों को कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? व्यवहार का ज्ञान करना, फिर व्यवहार की भविष्यवाणी करना और व्यवहार का नियंत्रण करना। 3 क्रम है। पहला है व्यवहार का ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य है कोई बच्चा कोई बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो चाहे नॉर्मल बिहेवियर हो या अबनॉर्मल बिहेवियर हो, उस बिहेवियर का रीजन, कारण क्या है। दूसरा, इस कारण के आधार पर भविष्य में इस बच्चे का व्यवहार कैसा हो सकता है, यह भविष्यवाणी करना। और तीसरा, जैसा भी व्यवहार हो भविष्यिक, उस भविष्यिक व्यवहार को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, यह तीसरा। तो गैरिसन ने बड़े सोच समझकर मोटे तौर पर उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार केली जो है वो कुछ बिंदुओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और यह कहता है कि बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बालक के वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बालक के अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अर्थात बच्चे अपना अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे अपने आप को ढाल पाएं। फिर शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य और प्रयोजनों से परिचित कराना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है वो किस अनुरूप है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम पढ़ने के लिए विद्यालय में आए, गए, या फिर कोई छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय में आता है, बस उसका एक काम होता है पढ़ाई करना। एक झुंड के रूप में उसके साथी हैं, उन साथियों के साथ बैठ करके कुछ पढ़ लेना है। लेकिन हर छात्र का अपना-अपना एक वैयक्तिक उद्देश्य है। उन उद्देश्यों को बताना और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कराने में सहायता करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। फिर चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अपने संवेगों पर नियंत्रण और शैक्षिक जो है इसका विशिष्टता का ज्ञान कराना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है।
इस प्रकार से इन क्रमानुसार कैली ने अपने जो विचार हैं वो रखा है और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य स्पष्ट किए। इस प्रकार से अन्य भी शिक्षा शास्त्रियों ने बड़े ही सूक्ष्मता पूर्वक और कुछ तो मोटे तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को बताते हैं, किंतु इनमें एक स्किनर ऐसा रहा जिसने उद्देश्यों को बड़े परिष्कृत रूप से स्पष्ट किया, जिसको हमने आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। आइए देखते हैं। साथियों, स्किनर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने न सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया के परिक्षेत्र को देखा, अपितु मनोविज्ञान में एक नवीन व्यवहारवादी संप्रदाय को एक तरह से प्रतिष्ठापित किया और आरएस थ्योरी जो पहले रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स के आधारित अर्थात अनुक्रिया आधारित उद्दीपक भी प्राप्त हो सकता है, इस संकल्पना को सिद्ध किया। और सिद्ध करते हुए उन्होंने जब बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया तो सामान्यतः शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा। एक को कहा सामान्य उद्देश्य और दूसरा कहा विशिष्ट उद्देश्य। क्रमशः इनको देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य कौन से हैं और विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं। स्किनर ने सामान्य उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत इन कुछ बिंदुओं पर जो है विचार किया जाता है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं ऐसे सिद्धांतों की खोज करना तथा तथ्यों का संग्रहण करना जिनसे बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिल सके। उदाहरण के लिए सभी बच्चों का जो भी दैनिक क्रियाकलाप होता है, उन सभी दैनिक क्रियाकलापों में बराबर अवधान नहीं होता है। अर्थात हर बच्चे सभी विषयों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, हर बच्चे सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हर बच्चे सिर्फ खेलना ही नहीं चाहते हैं, हर बच्चे दोस्तों के साथ समय बिताना नहीं चाहते हैं, कुछ अकेले भी समय बिताना चाहते हैं, कुछ भाषा पढ़ना चाहते हैं, कुछ व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, कुछ विज्ञान गणित पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा है कि कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो क्रियाकलाप आधारित कार्यों में रुचि दिखाते हैं, जैसे संगीत में, जैसे क्रीड़ा में। इसी प्रकार से अन्य इंडोर और आउटडोर कई प्रकार के गेम जो तो इस प्रकार से अलग-अलग जो प्रकृति के बच्चे हैं, सामान्य ज्ञान उनको सभी विषयों का होना चाहिए। वो कैसे कर पाएंगे? तो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे सिद्धांतों की खोज करता है, ऐसे तथ्यों का संग्रहण करता है, जिससे कि इन विशिष्ट जो क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले बच्चे हैं, उनको भी अन्य क्षेत्रों का सामान्य ज्ञान कराया जा सके, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान नए सिद्धांतों की खोज करता है, तथ्यों का संग्रहण करता है, विश्लेषण करता है और सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए समाज के सामने रखता है कि इन सिद्धांतों का उपयोग करके इस प्रकृति के बच्चे को सामान्य रूप से अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जा सकती है। दूसरा, शिक्षा को शिक्षण कार्य में सहायता करना। अध्यापक जब कक्षा में जाता है तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्यापक के प्रश्न सुनने मात्र से उत्तर देने के लिए लालायित हो जाते हैं, अहम-अहमिकतया, जो एक प्रतिस्पर्धी भाव से हम बताएं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचना चाहते हैं, अध्यापक के नजरों में आना ही नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चों की लिखावट अच्छी होती है, कुछ बच्चों की लिखावट उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ बच्चे जो है अत्यंत सामान्य प्रकृति के हैं, अध्यापक ने पूछ दिया तो बता देंगे, नहीं पूछा तो चुप रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों में, सामान्य बालकों में और जो पिछड़े हुए बालक हैं या स्लो लर्नर जो मंद अधिगंता हैं, जो धीरे-धीरे सीखना चाहते हैं, बहुत तीव्रतया पूछते हैं, उत्तर नहीं दे पाएंगे, बड़े सोच समझ करके उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बच्चों की पहचान करके और उनको अलग से मार्गदर्शन देने में अध्यापक की सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसीलिए यहाँ लिखा है शिक्षक को शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है।
क्योंकि बच्चों को अगर एक बार भर्त्सना मिल जाए, एक बार उनको डांट डपट मिल जाए, तो आगे से वो फिर उस टीचर से और टीचर के साथ साथ कई बार उस विषय से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बड़े सावधानी से शिक्षक को ऐसे बच्चों की पहचान करनी पड़ती है, अलग से उनको समय देना पड़ता है और उनके सीखने में सहायता प्रदान करना होता है। फिर तीसरा है शिक्षण विधि में सुधार करना। सामाजिक विज्ञान हो या प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में विज्ञान के सभी विषय आते हैं, जैसे गणित विज्ञान में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान इत्यादि सभी उसके क्षेत्र होंगे। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में सभी भाषाएं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, फिर लोक प्रशासन इत्यादि जो विषय हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो इन दोनों ही जो विधा है, इन विधाओं में जो पाठ्यवस्तु है उनको सिखाने की प्रक्रिया अलग-अलग है। अलग-अलग शिक्षण विधियों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि शिक्षण विधि रूढ़ हो और उसी से शिक्षा दी जाए। अध्यापक आवश्यकता अनुसार नवाचारों का उपयोग करे, कुछ प्रविधियों का उपयोग करे, अपनी जो उसकी विशिष्ट क्षमता है उसका उपयोग करे और शिक्षण विधि में सरलता लाए, जिससे कि सभी स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों का स्पष्टतया संज्ञान हो सके। तो ऐसे शिक्षण विधियों में सुधार करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। फिर चौथा है शिक्षा के सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे में जो भी क्षमता है उसको बाहर निकाल देना। यह तो इसका एक समेकित स्वरूप है। इसको सूक्ष्मता से देखेंगे तो शिक्षा का कोई ना कोई सांस्कृतिक लक्ष्य है। प्रत्येक समूह का, प्रत्येक समाज का कोई ना कोई अपना अपना सांस्कृतिक धरोहर है। तो उन सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति में और व्यावसायिक उद्देश्यों में, व्यावसायिक मतलब उन लक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को आजीविका निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। प्रत्येक व्यक्ति की एक जैसी कार्यशैली नहीं होती है, तो सभी जो है एक ही विषय पढ़ करके उससे कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे। अपितु हमारी जो विरासत है उनके आधार पर भी हम आजीविका निर्वहन कर सकते हैं, एक योग्य और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसकी पूर्ति में, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत सहायता करता है। इस प्रकार से ये सामान्य उद्देश्य रहे स्किनर के अनुसार। साथियों, स्किनर ने सामान्य उद्देश्यों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को भी प्रतिपादित किया है। सामान्य उद्देश्य एक मोटे तौर पे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत उन बिंदुओं को रेखांकित किया है स्किनर ने, जिनके बारे में चर्चा करना, विश्लेषण करना, विचार करना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य को आप मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं। इसमें पहला है बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। पहला है सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से तात्पर्य है, सामान्यतः हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे जब सामान्य उद्देश्य में, तो हमने देखा कि बच्चों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे पर उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण का प्रभाव होता है। बच्चे जिस प्रकार के माता पिता की विचार शैली, आचरण, व्यवहार, कार्य कुशलता और सामाजिक आर्थिक उनकी पृष्ठभूमि होगी, इनका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार वंशानुक्रम का भी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। चाहे हमने मेंडल का प्रयोग देखा हो, पढ़ा हो, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, या फ्रांसिस गाल्टन का इसमें स्पष्टतः हमें उदाहरण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फ्रांसिस गाल्टन ने जैसे कहा कि एक बच्चे पर न सिर्फ माता पिता का प्रभाव होता है, अपितु वंशानुक्रम से उसके दादा दादी, नाना नानी, फिर उसके पिछली पीढ़ी, दादा दादी से परदादा परदादी, फिर परनाना परनानी, एक पूरा क्रम होता है और इनका कुछ न कुछ अंश व्यक्ति में समाहित रहता है। तो सिर्फ माता पिता के शिक्षित होने मात्र से अग्रिम पीढ़ी भी उतनी ही शिक्षित हो, यह कल्पना करना, विचार करना और इसके आधार पर बच्चों को डांटना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वह प्रभाव न सिर्फ माता पिता का है, अपितु पूरी वंशावली का है। दूसरी बात,
माता पिता की जो स्थिति उस बच्चे के जन्म के लिए किए जाने वाले निषेचन कर्म के समय होगी, उसी का भी प्रभाव, तात्कालिक प्रभाव बच्चे की अग्रिम जीवन पर दिखाई देता है, वंशानुक्रम परंपरा के आधार पर। तो इसलिए एक परिवार में जन्म लेने या एक ही माता पिता के अगर 2 से 4 बच्चे हों, तो उन सभी बच्चों का कार्य व्यवहार या फिर बौद्धिक क्षमता या फिर सामाजिक जो क्षमता वो एक जैसी नहीं होगी। और फिर ये तो वंशानुक्रम के कारण हो गए। दूसरे वातावरण का भी कारण होता है। शहरी परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले बच्चे और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कार्य करने वाले बच्चे या अध्ययन करने वाले बच्चे, इन दोनों का जब समाज ही अलग-अलग है, तो फिर इन दोनों का जो विकास क्रम है, इन दोनों की अवेयरनेस, जो जागरूकता है, वो भी अलग-अलग होगी और संज्ञानता भी अलग-अलग होगी। एक बच्चा ग्रामीण परिवेश से आकर के सीधे कक्षा में प्रवेश करता है, तो और एक बच्चा लगातार शहरी परिप्रेक्ष्य में रह करके पला बढ़ा है, इन दोनों का बौद्धिक स्तर, दोनों का सामाजिक व्यवहार एक जैसा नहीं होगा। तो अध्यापक हमेशा इन दोनों में फर्क करने के लिए बाध्य होगा, किंतु बड़े सहानुभूतिपूर्ण ढंग से जो बच्चा पिछड़ा है, उसको समय दे करके, उसकी बातों को अपने उत्तर में समाहित करके, परिपोषण प्रदान करते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, न कि एक गलती होने पर उसको डांट डपट करके बैठा देना चाहिए या फिर उसको तुच्छ समझ करके बार बार डांटना चाहिए। इस प्रकार का कार्य व्यवहार करना अनुचित है। शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य में यह पहला बिंदु है कि बालकों के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनानी चाहिए। दूसरा, बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। मित्रों, जब हम मनोविज्ञान के विकास क्रम को पढ़ रहे थे, इससे पहले की का जो दूसरा व्याख्यान था इस श्रृंखला का, शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे व्याख्यान में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का विकास क्रम के विषय में चर्चा किया है। और उस समय हमने यह देखा था कि हर बच्चे की कुछ स्वाभाविक विशिष्टता होती है, इसीलिए शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाए, न कि अध्यापक केंद्रित या विषय केंद्रित। अर्थात अध्यापक जिस विषय को पढ़ाता है अपनी शैली में, अपनी विधि में, उसी शैली और विधि से पढ़ा करके प्रत्येक बच्चे में बराबर का आउटकम नहीं देखे। यह नहीं देखे कि हर बच्चा उसमें से बराबर ही चीजें बता देगा। क्यों? आउटकम जो होता है वो उसके वैयक्तिक विशिष्टता के आधारित है। बच्चे का जो क्रियाकलाप है, जो कार्य व्यवहार है, या पढ़ने के बाद भी प्रत्युत्तर देने की जो उसकी स्थिति है, वह प्रत्युत्तर चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित हो, या फिर अपने क्रियाकलाप द्वारा वो प्रदर्शित कर रहा है, वो सभी का अलग अलग होगा। तो इसलिए एक ऐसा शैक्षिक वातावरण का हमें निर्माण करना चाहिए जिसमें विशिष्ट क्षमता को धारित करने वाले सभी बच्चे समान रूप से सहभागिता कर सकें। इसका आप एक सबसे प्रचलित उदाहरण, तारे जमीन पर एक फिल्म आई थी, वो आपने देखा होगा। तो उसमें एक बच्चा रहता है जिसके ऊपर वो फिल्म केंद्रित है। तो उस बच्चे की कुछ अलग विशिष्टता है, तो उस विशिष्टता का यदि स्वाभाविक विकास किया जाए, तब सामान्य बच्चों के साथ रह करके वो अध्ययन करेगा, अन्यथा उपेक्षित सा वो रहेगा और उसके जो क्रियाकलाप हैं वो अत्यंत, आप कह सकते हैं, अकल्पनीय हो सकते हैं, असामाजिक हो सकते हैं। इसलिए ऐसा शैक्षिक वातावरण हो जिसमें सभी प्रकार के विशिष्टताओं को धारण करने वाले सभी बच्चों का समान रूप से समावेश हो सके। और ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में शिक्षा मनोविज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसका यह उद्देश्य है कि हर बच्चे के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना, शैक्षिक वातावरण प्रदान करना प्रत्येक बच्चे। तीसरा इसका उद्देश्य होता है अध्यापक को मनोवैज्ञानिक विधियों व पद्धतियों से परिचित कराना, जिससे कि वे अपने तथा दूसरों के व्यवहारों का विश्लेषण कर सकें। साथियों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ बुद्धि ही कारक नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, अपितु एक दूसरा कॉन्सेप्ट आज चल पड़ा है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धि। अब ये सामवेगिक बुद्धि क्या है? एक तो अपने बुद्धि का सदुपयोग करना, अपने व्यवहार को
अनुकूल अवस्था में समाज के सामने उपस्थापित करना, और दूसरा दूसरे के कार्य व्यवहार को अपने जीवन में व्यवस्थित करना। आजकल की जो जीवन शैली है, आजकल का जो समाज है, इसमें सभी से हम ठीक एक जैसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं और न करना चाहिए। एक तो प्रतिस्पर्धी समाज है, दूसरा समाज में कई प्रकार की अभी जो है समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। कहीं कहीं भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, और कहीं सीनियर जूनियर का अपना खेल, गुरु शिष्यवाद, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। इनसे समाज अछूता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस समाज में ये समस्याएं व्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं के साथ जब एक सामान्य बच्चे का साक्षात्कार होता है, वो जब देखता है कि इनके परिचित थे तो उनको उसका लाभ मिल गया, हमारे कोई परिचित नहीं थे तो हमें उसका लाभ नहीं मिला। यकायक उस व्यक्ति का व्यवहार उस सामने वाले जिसने ऐसा कृत्य किया उसके प्रति विध्वंस वाला हो सकता है, या फिर उसके प्रति एक तरह से आप कह सकते हैं कि अस्वाभाविक व्यवहार वो कर सकता है। अस्वाभाविक से तात्पर्य है उसके व्यवहार को अस्वीकार किया तो उसको नीचा समझना शुरू कर सकता है, अछूत समझना शुरू करता है, या उसके प्रति उसकी धारणा बदल सकती है। ऐसी परिस्थिति में भविष्य में जब भी वो व्यक्ति कुछ बात कहेगा बच्चे से, हमेशा वो बात उसको नकारात्मक लगेगा, या कई बार पूर्व धारणा से ग्रस्त सा वो बच्चा दिखाई देगा कार्य व्यवहार से। तो इस प्रकार से अगर उनके व्यवहार का समायोजन अपने आप में कर लें, अर्थात उनके व्यवहार का व्यवस्थापन कर लें, यह मान लें कि समाज की यही प्रकृति है, यही स्थिति हर जगह यह व्याप्त है, तो तात्कालिक लाभ मिलेगा। चूंकि इसी समाज में रहना है तो इस समाज से बैर भी करना उचित नहीं है, और हम अपना कार्य ईमानदारी से करें इसके लिए भी अभिप्रेरित होगा। तो अध्यापकों को ऐसे मनोवैज्ञानिक विधियों और पद्धतियों से परिचित कराता है शिक्षा मनोविज्ञान, जिससे कि वे अपने व्यवहार तथा दूसरे के व्यवहार, दोनों के व्यवहारों का विश्लेषण कर सकें और आवश्यकता अनुसार समायोजन भी कर सकें। चौथा, शिक्षार्थी के शैक्षिक एवं व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में अभिभावकों को सहायता प्रदान कर। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए हम कह रहे थे विशिष्ट उद्देश्य स्किनर ने अलग से बनाया। इसमें न सिर्फ इसने शिक्षार्थी का, न सिर्फ शिक्षक का, न सिर्फ शैक्षिक परिस्थिति का ध्यान रखा, अपितु यह भी कहा कि अभिभावकों के सामने भी, जो उनके माता पिता पेरेंट्स हैं, उनके सामने भी तमाम प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। उन समस्याओं के समाधान में और बच्चों का सुनियोजित विकास करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। आजकल जो प्रथा चल गई है कि मियाँ बीवी दोनों कार्यरत हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चों को हम जो डे बोर्डिंग वाले स्कूल होते हैं उनको दे आते हैं, या कोई तीसरा व्यक्ति उनको संभालने वाला हो सकता है, मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो है तमाम प्रकार के समाज में विकृतियां आ रही हैं। सोचिए, जब आपको समय देना चाहिए बच्चे को तो आप समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उससे क्यों अपेक्षा करेंगे कि बुढ़ापे में जिस दिन आपको जो है जरूरत होगी उसकी, उस दिन वो आपके लिए समय देगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। पैसा आपने भी दिया है, सुख सुविधा आपने भी दिया है, और वह भी आपको पैसे भेज देगा। हो सकता है भारत छोड़ करके किसी दूसरे देश में भी वो जो है स्थापित हो जाए, रहने लगे, और आपके पैसों की भी उसको जरूरत ना हो। जब पैसों की ही जरूरत भविष्य में नहीं होगी तो आने की भी जरूरत नहीं होगी। तो हमेशा जो है अभिभावकों को भी शिक्षार्थी के जीवन से संबंधित उसके शैक्षिक और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर इसका अंतिम एक उद्देश्य है शिक्षक को इस बात की जानकारी देना कि छात्र किस सीमा तक सीख सकता है और कहां तक उसके सामाजिक व्यवहार को सुधारा जा सकता है। साथियों, बच्चों के सीखने का आयु स्तर है और एक उसका शैक्षिक स्तर है, किस कक्षा में है। यकायक कोई व्यक्ति सीधे बीएड की कक्षा में आ गया, या आप उसको सीटेट करना है, सीटेट की कक्षा में आ गया, और यह अपेक्षा करे कि उसने जो 10वीं कक्षा में नहीं पढ़ा है वो अध्यापक आज पहले उसको पढ़ावे, उसके बाद बीएड का पाठ्यक्रम पढ़ावे। तो ऐसा संभव है क्या?
संभव हो सकता है क्या? न ये छात्र के लिए संभव है वो पूरा पढ़ लेना पहले 10वीं का, फिर शिक्षा शास्त्री या बीएड का, ना ही अध्यापक के लिए संभव है उस तरह से पढ़ा देना। इसीलिए शिक्षक को हमेशा इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ छात्रों को अपने घर पर पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए और कुछ अपने को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो भी उन बिंदुओं का जो है संक्षिप्त रूप से चर्चा कक्षा में कर सके। और साथ ही सभी बच्चों का व्यवहार एक जैसा नहीं, हम नहीं एक दिन में सभी के व्यवहार को बदल सकते। तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान यह बात बताता है, इस बात की जानकारी देता है कि इस छात्र किस सीमा तक सीख सकता है और कहां तक उसके सामाजिक व्यवहार को सुधारा जा सकता है। तो साथियों, आज इस प्रकार से हमने इस शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के बारे में आपसे चर्चा किया। कई बीएड के पाठ्यक्रमों में तो ये है ही, साथ ही सीटेट में महत्वपूर्ण रूप से इस बिंदु को सम्मिलित किया गया है। और हमारे एक प्रेक्षक, हमारे पूर्व छात्र का ही कल कमेंट बॉक्स में ऐसा आया था, उनका अभिमत था कि शिक्षा मनोविज्ञान की यह जो श्रृंखला शुरू की गई है, इसको सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जाए। तो हमने इसमें वो आंशिक परिवर्तन किया है और ऐसे इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने का या इसके विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का हमने आधार बनाया है, जिससे कि बीएड में या शिक्षा शास्त्री में अध्ययन करने वाले छात्रों को भी ये बराबर उपयोगी है और सीटेट का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसमें समाहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं क्रमशः। तो अब इसीलिए इसको हम सीटेट के अनुरूप ढालने के क्रम में इन उद्देश्यों को इतना विस्तृत भी किए हैं। शायद शिक्षा शास्त्री में इनकी कम आवश्यकता पड़े, लेकिन सीटेट में आपको अनिवार्यतः इसकी आवश्यकता होगी ही। और प्रत्येक राज्यों के द्वारा आयोजित होने वाले जो टीईटी एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनमें भी ये सामान्य रूप से आपके उपयोग के लिए होगा, चाहे राजस्थान का रीट हो या फिर उत्तर प्रदेश का टीईटी हो या अन्य राज्यों के जो भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनके लिए या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनके लिए ये अब पाठ्यक्रम सामान्य रूप से उपयोगी होगा। इस श्रृंखला के अगले व्याख्यान के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगली श्रृंखला अगले दिन फिर हम एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे। धन्यवाद।